आप लोग हो जाइए। आज हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक है स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। लास्ट क्लास में हमने इसकी आपके साथ थोड़ी सी चर्चा की थी। स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, बात करें स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की। व्हाट इज द स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन? तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली यू विल सी दैट रिएक्टेंट विल बी रिएक्ट एंड इट विल बी फॉर्म द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स के फॉर्मेशन में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करेंगे, मीन्स एनी कैलकुलेशन विच बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन, जो भी कैलकुलेशन बेस होगी केमिकल रिएक्शन पे, दैट कैलकुलेशन आर कॉल्ड इज द स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। जिस कैलकुलेशन में ऐसा कोई भी कैलकुलेशन जो बेस हो केमिकल रिएक्शन पे, दैट्स आर कॉल्ड इज द स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। थोड़ा और आगे की बात करें इसमें हम लोग, तो कहता है स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करना है आपको। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन विथ क्लोरीन इट विल बी फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर यहां पे देखा जाए तो हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है, 1 2 2। क्लोरीन एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। तो 2 into 35.5 that will be the 71. But here HCl 1 plus 35.5 means 36.5। तो अगर देखा जाए H2 प्लस Cl2 मिलाकर तो यहाँ 71 प्लस 2 73 ग्राम हुआ और यहाँ पे केवल 36.5 ग्राम हुआ। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन या मास बिफोर द रिएक्टेंट आर ऑलवेज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। तो बराबर करने के लिए मास ऑफ रिएक्टेंट को मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर इक्वलाइज करने के लिए या बराबर करने के लिए आप क्या करते हो, रिएक्शंस को बैलेंस करते हो। तो फॉर डूइंग एनी कैलकुलेशन, फॉर डूइंग एनी स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, this is needed that firstly you will balance the reaction। कोई भी अगर आपको स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ताकि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास फॉलो हो सके। मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट हो सके। क्या किया बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंसिंग करने के लिए फर्स्टली हम लोग यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। We will be use heat and trial method। heat and trial कहते हैं इसको कटबैठी मेथड। जैसे यहां देखा आपने 2 हाइड्रोजन, आपने आगे 2 लगा दिया, आपने 2 लगा दिया, देखा 2 क्लोरीन, 2H और 2 क्लोरीन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसके 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना था, 36.5। अगर 2 मोल हो गए तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 73 ग्राम। और यहाँ 71 प्लस 2 कर देंगे तो भी कितना हो जाएगा, 73। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब कंजर्वेशन ऑफ द मास फॉलो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को अप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि जो कैलकुलेशन बेस होगी रिएक्शन पे वो कहलाएगी स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। और स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करना है तो वो सबसे पहले क्या करोगे आप, फर्स्टली यू विल बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन मीन्स द मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर?
फिर यहाँ पे एक चीज और समझिए, इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, in a balanced chemical reaction the number of the moles of reactants or products, चाहे reactants के मोल्स की बात करें चाहे हम प्रोडक्ट्स की मोल्स की बात करें, अगर देखा जाए तो यहाँ पे केवल हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1, क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1, HCl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2. So in a balanced chemical reaction, the number of the molecule of reactant and product that will be called their stoichiometric coefficient. 1 marks very important question कि किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट that will be called as the stoichiometric coefficient. अगर इसकी हम लोग बात करें for this reaction, you will see that one reactant and 2 product, their stoichiometric coefficient will be the 1, 1, 2. Clear? किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के, उनके नंबर्स को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. देखिए एग्जांपल और देख लीजिए. इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अगर हम इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया चलें, इन द फॉर्मेशन ऑफ ammonia, you will see that nitrogen will be treated with the hydrogen, it will forms ammonia. If you balance the reaction, you see that 2 nitrogen, you will put 2, 2 3 is 6 hydrogen, you will put the 3. Now you will see that 1 mole of nitrogen, 3 moles of hydrogen forms 2 moles of ammonia. Now in the balance reaction, 1 mole nitrogen, 3 mole hydrogen, 2 moles ammonia, so their stoichiometric coefficient will be 1, 3 and 2. बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. कोई दिक्कत नहीं. चलिए अब बात करें कैलकुलेशन की. अगर अब बात की जाए स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की, तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. 3 तरह के स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होते हैं. पहला है मास कैलकुलेशन. मास कैलकुलेशन ये क्या कहता है? कह रहा है मास से मास फाइंड करना. इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन बाय द मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास, चाहे प्रोडक्ट के मास से रिएक्टेंट का मास क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं. बाय द दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, बाय द मास ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वी विल डिटरमाइन द मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दे आपसे हाउ मेनी ग्राम carbon dioxide form by decomposition of 65 gram calcium carbonate. 65 gram calcium carbonate. Suppose that this is the question. Question will be say that if a calcium carbonate
will be decompose, and it will be form carbon dioxide, और टूटेगा तो साथ में क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कह रहा है कि बाई द 65 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट what amount of the carbon dioxide you will form। मामला फंस गया, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ पता है आपको कैसे फाइंड करें? अब मास ऑफ रिएक्टेंट से क्या पूछ रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है। आपको पता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो इसका 1 मोल है, 1 मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ओ का 48, ओवरऑल हो गया 100 ग्राम। यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ओ का 16 2 32, आ गया 44 ग्राम। तो आपने देखा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिस्ट्रॉय हुआ या डिसोशिएट हुआ, यू विल फॉर्म 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। भाई 100 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है तो यू विल ऑब्टेन 44 ग्राम CO2। नाउ इफ 65 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज तो क्या हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई बाई 65 डिवाइड बाई 100, जो आ गया आंसर हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने क्या किया, रिएक्टेंट का मास आपको मालूम था, इस रिएक्टेंट के मास से आपने प्रोडक्ट के मास को फाइंड किया। या एग्जाम में आपको प्रोडक्ट का मास दे दे, रिएक्टेंट का मास पूछ ले, मतलब किसी के भी मास से किसी का भी मास आपको डिटरमाइन करने को कह सकता है। तो यू विल सी दैट बाय द मास ऑफ रिएक्टेंट you will determine the mass of product. Now this calculation is called is the mass calculation। clear? तो ये क्या है भाई, पहला कैलकुलेशन क्या आया स्टोइकोमेट्रिक में, मास कैलकुलेशन। मास कैलकुलेशन क्या कहता है कि बाय द मास ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट यू विल डिटरमाइन द मास ऑफ द प्रोडक्ट आर रिएक्टेंट। मतलब क्वेश्चन लगाते समय ये ध्यान रखना है कि किससे किसकी वैल्यू पूछ रही है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है तो हम लोग उसी की बात करेंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट से पूछ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड तो हम इसकी बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से लगाना है, देख के लगाना है। मास कैलकुलेशन के बाद दूसरा जो हमारा आता है, हमारा जो सेकंड आता है, that will be the mass volume calculation, या सॉरी volume calculation, volume calculation, volume calculation। साफ बता रहा है volume calculation, this type of calculation by the volume of reactant or product you will determine the volume of product and reactant। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के वॉल्यूम से प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, कह दिया क्वेश्चन दे दिया आपको, क्लियर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ oxygen required for complete dissociation of या complete combustion of 40 लीटर प्रोपेन फॉर्मूला होता है C3H8। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव ए 40 लीटर प्रोपेन
अब इस 40 लीटर प्रोपेन का आप कंबशन कर रहे हैं, कंबशन मतलब इसको जला रहे हैं, इसको फूंक दे रहे हैं, इसका कंबशन कर रहे हैं। तो इसके कंबशन करने के लिए कितना वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम से ये भी लीटर में दिया है, इसके वॉल्यूम से ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछ रहा है, कह रहा है इसको जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। अगर हम तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है प्रोपेन फॉर्मूला होता है C3H8, इसका कंबशन करेंगे, इसको जलाएंगे, ऑक्सीजन O2, जाहिर सी बात है कार्बन जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जलेगा तो बनेगा H2O। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will balance the reaction. You will see that 3 moles of carbon, तो 3 moles कार्बन, तो आपने क्या कर दिया, 3 moles of कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस किया। 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ आगे 2 है तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 6 + 4 10 ऑक्सीजन, बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगा 5O2। अब आप यहां देखिए, यहां पे से कितने मोल हैं, 1, मतलब इसका 1 वॉल्यूम जो है कितने मोल है, 5, कितने से रिएक्ट कर रहा है, 5 वॉल्यूम से। 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 5 मोल से, इसका मतलब कि 1 लीटर विल बी रिएक्ट विद द 5 लीटर। वॉल्यूम से किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। 1 लीटर प्रोपेन, या कह सकते हैं 1 वॉल्यूम प्रोपेन। अब चूंकि प्रोपेन से ऑक्सीजन पूछा तो ऑक्सीजन की बात करेंगे, पूछता कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इन दोनों का कंपैरिजन करते, पूछता कितना H2O बनेगा तो इन दोनों का कंपैरिजन करते। So you will see that 1 volume propane treat with क्या है आपका, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन। एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन से, या 1 लीटर रिएक्ट कर रहा है 5 लीटर ऑक्सीजन से। तो अगर 40 लीटर प्रोपेन हो, 40 लीटर प्रोपेन हो तो इट विल बी रिएक्ट 40 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा, 200 लीटर ऑक्सीजन। तो मास कहां था, तो मास के रेशियो में गए थे। वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम के फॉर्म में जाएंगे। क्वेश्चन में जिस वैल्यू को कहेगा उस फॉर्म में उसको हम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड था वॉल्यूम कैलकुलेशन। राइट डाउन या टेक अ स्क्रीनशॉट टू ऑल ऑफ यू। इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, पहला कैलकुलेशन मास और मास, दूसरा कैलकुलेशन मास एंड वॉल्यूम। नाउ थर्ड कैलकुलेशन will be based on the mass volume calculation. Mass volume calculation. Mass volume calculation. कह रहा मास और वॉल्यूम को कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दे समझिएगा इसको। कह रहा मास वॉल्यूम कैलकुलेशन। आ जाए इससे, तो कह रहा है मास से वॉल्यूम फाइंड करिए या वॉल्यूम से मास फाइंड करिए। बाय द मास ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, या वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट वी कैलकुलेट द मास। कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ clear propane, या what volume of carbon dioxide is formed, what volume of carbon dioxide is formed by combustion of 20 gram
यही ले लेते हैं प्रोपेन। अगर 20 ग्राम प्रोपेन का हम लोग कंबशन करें तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। मामला फंसा ये कि आपको अमाउंट दिया गया ग्राम में, आंसर पूछ रहा है वॉल्यूम मतलब लीटर में, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन प्रोपेन go to the combustion, it will be forms CO2 and H2O। इसको अगर आप बैलेंस करें, 3 कार्बन था तो 3 लगाया, 8 हाइड्रोजन तो आगे 4 लगा दिया, बैलेंस करेंगे तो 5 O2। अब कह रहा है ये मास में है तो इसको मास में कैलकुलेट कर लीजिए। C3 कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 8, 36 प्लस 8 हो गया 44 ग्राम। 44 ग्राम। अब ये वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम में चाहिए। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स बन रहे हैं, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। अगर हमको मास में कहता तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लेते कि 12 धन 32 बराबर 12 धन 32 44 हो जाता, मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन ये मास में ना कह के वॉल्यूम में कह रहा है तो आप समझते हैं कि ये मोल्स हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब इसके 3 मोल्स हैं और 1 मोल का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। पढ़ाया हूं आपको एट 1 वॉल्यूम at NTP or STP the volume of 1 mole substance that will be the 22.4 लीटर। तो 3 मोल है तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, 67.2 लीटर। अभी आप सोच रहे होंगे सर तो पिछले वाले क्वेश्चन में ये 22.4 लीटर तो नहीं लिए थे। तो ऐसा बेटा ए भी वॉल्यूम में पूछा था, ए भी वॉल्यूम में पूछा था। यहाँ हमने 24 लिया होता, यहाँ भी 22.4 लिया होता, दोनों कट जाते, इसलिए ने डायरेक्ट वॉल्यूम टू वॉल्यूम कर दिया। लेकिन यहाँ मास में है और यहाँ आपको वॉल्यूम में पूछ रहा है तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 22.4 लीटर की वैल्यू को रखा। आप देखिए 44 ग्राम प्रोपेन गिव्स कितना 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना कह रहा है 20 ग्राम प्रोपेन, 20 ग्राम प्रोपेन गिव्स 67.2 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई द 44, जो आ गया वो आपका आंसर, दैट विल बी द आंसर इन लीटर। तो बच्चों जब हमसे मास से वॉल्यूम में कहेगा तो वहां पे मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे और 1 मोल्स का एनटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो वी विल बी यूज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट एनटीपी। तो बेटा लोग ये मेनली 3 तरह के कैलकुलेशन होते हैं। एक होता है मास मास, दूसरा है मास वॉल्यूम और तीसरा होता है वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 3 तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम। क्लियर? नाउ हम अगले टॉपिक की बात करें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बताइए, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया? बताइए। हेलो, आप लोग बोल सकते हैं, अलाउड टू स्पीक कर दिया मैंने, कोई दिक्कत? इस पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए। अगला टॉपिक हमारा आता है दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट या इसी को बोलते हैं
लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से समझिएगा, किसी से भी पूछ सकता हूं। चलिए मेरे पास ए है, ए ट्रीटेड विद द बी, इट विल बी फॉर्म्स ए बी। ए है, बी से रिएक्ट कर रहा है, ए बी से रिएक्ट करके ए बी का फॉर्मेशन कर रही है। मान लिया 10 ग्राम ए है, 10 ग्राम बी होगा, तो कितना बनेगा ए बी? 20 ग्राम ए बी विल बी फॉर्म। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है इफ 10 ग्राम ए ट्रेड विद द 5 ग्राम ऑफ बी, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ ए बी इज फॉर्म? 10 ग्राम ए ट्रीट विद द 10 ग्राम ऑफ बी, तो इट विल बी फॉर्म द 20 ग्राम ऑफ ए बी। कोई बात नहीं। और अगर 10 ग्राम ए है, ये ट्रीट कर रहा है विद द 5 ग्राम ऑफ बी से, तो सगुन सूर्यवंशी बताएं कितने ग्राम ए बी बनेगी? 15 ग्राम। वेरी गुड। तृप्ति बताएंगी, तृप्ति तुलसियान बताएं कितने ग्राम ए बी बनेगी? सर 15। सभी लोग का आंसर 15 ग्राम है कि किसी का और कुछ चेंज रहेगा? सर 10 ग्राम। 10 ग्राम किसका आंसर है? सर स्वाति 10 ग्राम कौन? चलिए तो ये बताइए तिवारी जी, 10 ग्राम कैसे हो जाएगा? सर क्योंकि जो बी है उसको 5 वो लिमिट कर देगा ना। वेरी गुड, ये समझ, यही तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब ध्यान समझिए, बस साक्षी तिवारी का सही है। कैसे है? देखिए, जैसे आप मान लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आप गए किसी गोलगप्पे की दुकान पे गोलगप्पा खाने के लिए। अब उसके पास गोलगप्पे तो बहुत बचे हैं, ऐसे ऐसे गोलगप्पे बहुत बचे थे, लेकिन वो जो पानी मिलाता है, जिस पानी में जो डाल कर वो खिलाता है, उसका पानी खत्म हो गया था। तो आप गोलगप्पा कैसे खाओगे? बताइए, खाएंगे? वो खिलाएगा आपको? बोलिए। नहीं खिलाएगा। क्यों नहीं खिलाएगा? क्योंकि पानी खत्म हो गया ना। वो जब रहेगा तभी खिलाएगा आपको। या मान लिए पानी बचा रहता, गोलगप्पे खत्म हो जाता, तो कहता लो पानी पी लो 1 लोटा, तो आप लोग पानी पी लेते लेकर 1 बोतल? नहीं। तो यहाँ पे देखिए, 1 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 1 ग्राम ऑफ बी से, तो हो गया ए बी 20 ग्राम। बट यहाँ पे बी 5 ग्राम ही है, तो 5 ग्राम बी विल बी रिएक्ट विद द ओनली 5 ग्राम ऑफ ए। 5 ग्राम तो हमारा अनयूज हो गया ना, क्योंकि 1 ग्राम तो 1 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो विद द 5 ग्राम ऑफ बी ओनली 10 ग्राम में से कितना रिएक्ट करेगा? 5 ग्राम, एंड यू विल फॉर्म द 10 ग्राम ऑफ ए बी। क्लियर? क्योंकि हमारे पास 2 है ना, जब एक रहेगा तब तो दूसरा काम करेगा, या दूसरा नहीं रहेगा तो ऑलरेडी कैसे काम करेगा? बिजली के दोनों तार डालेंगे तब ना करंट आएगा, तब तो पंखा चलेगा। एक तार डाल के खड़े रहिए तो क्या पंखा चलेगा आपका? बोलिए। नो सर। दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 5 ग्राम तो अनयूज हो गया। अब ये जो हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट नहीं है, तो आगे रिएक्शन नहीं हो रहा है, भले ए हमारे पास है। तो ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो एक्सेस में है कि जो लिमिट में है? बताइए। जो लिमिट में है, तो यही हमारा कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन ए रिएक्शन which the reactant which are present in the lesser amount, या which is completely consumed, that will be called as the limiting reactant या limiting reagent। किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस कम अमाउंट होता है या जिसका कंप्लीटली कंजप्शन हो जाता है, that will be called as the limiting reactant or limiting reagent। It is called as the limiting reagent because the formation of the product, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, that can be limited by the reactant which are present in the lesser amount। भाई कितना AB बना, ये किस पे डिपेंड करेगा? कितना ग्राम B है,
डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए, कितना ग्राम ए है इससे कोई मतलब नहीं, नॉट सो मैटर। डिपेंड किस पे करेगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी विल बी द प्रेजेंट्स। So what is the limiting reagents? In the chemical reaction, the reactant which is present in a lesser amount, that will be called the limiting reagent. Clear? It is called is the limiting reagent because it can be limit the formation of product. आई बात समझ में? क्या होता है limiting reagent? क्या होता है limiting reagent बताइए? What is the limiting reagents? Pushpika Patel, what is the limiting reagent? The element which is completely consumed. Completely consumed or present in the lesser amount in a reaction, and that can be limit the formation of product. जो completely consume हो जाए, lesser amount में हो और क्या करे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को लिमिट करे, दैट विल बी कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट्स। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे भी, कह रहा है कि 2 ग्राम नाइट्रोजन, समझिएगा ध्यान से, 2 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 10 ग्राम हाइड्रोजन। 2 ग्राम नाइट्रोजन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कर रही है। तो बताना है आपको नंबर 1 विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट्स। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या है। नंबर 2 व्हाट अमाउंट ऑफ NH3 विल बी फॉर्म, कितना अमाउंट ऑफ NH3 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? 2 चीजें पूछ लिया, कह रहा है कि इन ए रिएक्शन 2 ग्राम नाइट्रोजन ट्रीट विद द 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, डिटरमाइन विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ NH3 विल बी फॉर्म। समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, नाइट्रोजन treated with the hydrogen, it will be forms ammonia। कोई समस्या? जो जहां जिसके घर पे अगर शोर हो रहा है तो अपने आप को म्यूट कर ले, नहीं तो मैं फिर सबको म्यूट कर दूंगा। नाइट्रोजन treated with the hydrogen, it will form the ammonia। अब सबसे पहले मैंने बताया कि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। म्यूट योरसेल्फ, आवाज आ रही है, म्यूट योरसेल्फ। Nitrogen with hydrogen form ammonia. First off, we balance the reaction. You will see that 2 nitrogen, 2 NH3. Now balance करेंगे 2 3 जा 6। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन 14 एटॉमिक मास होता है, 14 दूनी 28, 28 ग्राम ट्रीटेड विद द 3 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 ग्राम। 28 ग्राम नॉर्मली बैलेंस रिएक्शन में 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। यू विल फॉर्म 2 इंटू 14 प्लस 3 17 बराबर 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। बैलेंस अगर रिएक्शन देखा जाए तो आप देख रहे हो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन ने 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो फॉर्मेशन हो रहा है 34 ग्राम अब अमोनिया का। अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि नहीं 28 नहीं बल्कि 2 ग्राम नाइट्रोजन ट्रीटेड विद द 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 2 ग्राम नाइट्रोजन और ट्रीटेड विद द 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। चलिए देखिए नंबर 1, 28 ग्राम नाइट्रोजन ट्रीट, भाई अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए आपको 6 ग्राम। और अगर 2 ग्राम नाइट्रोजन होता तो हाइड्रोजन कितना चाहिए आपको 6 इंटू 2 अपॉन
28, तो आ गया 12/28, या इसको काट दें अगर, 4 3 जा 12, 4 7 जा 20, आ जाएगा 0.42, अप्रॉक्सीमेटली 0.42 ग्राम। तो अगर 2 ग्राम नाइट्रोजन होता तो 2 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? ओनली 0.42 ग्राम हाइड्रोजन की। 2 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए हमको चाहिए 0.42 ग्राम हाफ हाइड्रोजन, बट हमारे पास अवेलेबल कितना है? कितना अवेलेबल है बताइए? 10 ग्राम। 10 चाहिए कितना हमको? 0.42। तो जितना चाहिए उससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ज्यादा है, मतलब एक्सेस में है। तो अगर ये एक्सेस में है तो कमी किसकी है? कौन कम में है? कमी किसकी है? हाइड्रोजन की कमी है कि नाइट्रोजन की कमी है? नाइट्रोजन। तो देखिए, हाइड्रोजन इन द एक्सेस, so नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब एक सब्सटेंस एक्सेस में हो गया तो दूसरा वाला सब्सटेंस हमारा क्या होगा? लेसर में होगा, और अगर वो लेसर में है तो दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। कोई दिक्कत? क्लियर? आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि आपका कितना MnH3 बनेगा। तो आप देख रहे हो 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना फॉर्मेशन हो रहा है? 34 ग्राम। तो 28 से बनना है 34 ग्राम, तो 2 ग्राम से कितना फॉर्मेशन होगा? तो 34 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई द 28 कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ? तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, कह देगा ये इतने से रिएक्ट कर रहा, कितना बन, कौन लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप देखिए कौन एक्सेस में है और कौन लेसर में है। जो लेसर में होगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, और जो एक्सेस में है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो जिससे फॉर्मेशन कहेगा तो फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगा? जो आपका लेसर अमाउंट में है, मतलब जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर बेटा? लोग समझ में आया? यस तो ये आज का हमारा क्लास था। आज की हमारी जो टॉपिक थी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रिएजेंट्स को लेकर थी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है।